Hello guys, this is Shwipan and today we are gonna discuss T.S. Eliot's essay that is Tradition and Individual Talent. But if you are new in my lecture, please subscribe the channel. अच्छा दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाय करते हुए शुरू करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद हैं, क्योंकि लिटरेचर के स्टूडेंट से इस टॉपिक के हवाले से क्वेश्चंस किया जाता है, चाहे पेपर्स में हो या ओरल हो। तो ये लेक्चर इन तक देखें और अपना कंसेप्ट क्लियर करें। अच्छा शुरू करते हैं। ट्रेडिशन इन इंडिविजुअल टैलेंट इज़ एन essay written by poet and literary critic T.S. Eliot. This essay was first published in The Egoist and later in Eliot's first book of criticism, The Sacred Wood. अच्छा दोस्तों, इसका मतलब है कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एक essay है। हमें इससे वाज़ी हुआ कि ये क्या है, ये एक essay है जिसको एक पोइट और लिटरेरी क्रिटिक T.S. Eliot ने 1919 में पब्लिश किया था एक मैगज़ीन में जिसका नाम था द ईगोइस्ट, और बाद में ये ऐसे T.S. Eliot के क्रिटिसिज्म के पहले बुक में पब्लिश किया गया था जिसका नाम था द सेक्रेड वुड। दिस essay is divided into three parts. The first part gives us Eliot's concept of tradition, and in the second part is developed his theory of the impersonality of the poetry. And the third part he is summing up the whole discussion. इसका मतलब है कि इस इसे को इलियट ने तीन हिस्सों में तकसीम किया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया है? तीन हिस्सों में। पहले हिस्से में वो हमें ट्रेडिशन का जो कंसेप्ट है वो हमें क्लियर करता है, और दूसरे हिस्से में उनका एक थीरी द इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री के बारे में बताते हैं, और आखिरी हिस्से में उन सब डिस्कशन को सम अप करते हैं। आइए पार्ट्स को शुरू करते हैं। Eliot begins the essay by pointing out the word tradition is generally regarded as a word of censure. It is a word disagreeable to English ears. इसका मतलब है कि T.S. Eliot इसे का आगाज़ करते हुए लफ्ज़ ट्रेडिशन के बारे में कहता है कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है या एक ऐसा वर्ड है जो तनकीद के तौर पर लिया जाता है, और इंग्लिश लोग इसे नामुनासिब समझते हैं। When the English people praise the poet, they praise him for those aspects of his work which are individual and original. It is supposed his chief merit lies in such parts. This undue stress on individuality shows that the English have an uncritical mind. They praise the poet for wrong thing. यहाँ पर T.S. Eliot कहता है कि इंग्लिश लोग जो हैं वो पोइट की तारीफ़ करते हैं, लेकिन उनके तारीफ़ पोइट के इंडिविजुअलिटी पर मुनहसर होते हैं, और फिर कहता है कि इंडिविजुअलिटी पर इतना ज़ोर देने से मालूम होता है कि उनके अनक्रिटिकल माइंड हैं, क्योंकि वो पोइट्स की तारीफ़ और जजमेंट गलत पैमाने पर करते हैं। If they examine the matter critically with unprejudiced mind, they will realize that the best and the most individual part of a poet's work is that which shows the maximum influence of writers of the past. यहाँ पर T.S. Eliot ट्रेडिशन का कंसेप्ट साफ अल्फाज में बयान करते हुए कहता है कि अगर ये लोग इस मामले को गैर जानिबदारी से एग्ज़ामिन करें तो उन लोगों को मालूम होगा कि सबसे बेहतरीन काम पोइट्स का वो होगा जिसमें ज़्यादातर गुजरे हुए पोइट्स का असर मौजूद हो। इसका मतलब हुआ कि Eliot का मानना है कि बेहतरीन पोइट मौजूदा दौर में वो होगा जिसने गुजरे हुए पोइट्स का वर्क स्टडी करके और उनसे गाइडेंस हासिल करके अपना काम तख्लीक किया हो। Tradition does not mean a blind adherence to the ways of previous generation or generations. This would be mere slaves' imitation or mere repetition of what has been achieved, and novelty is better than repetition. For Eliot, tradition is a matter of much wider significance. यहाँ पर Eliot कहता है कि ट्रेडिशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पोइट ब्लाइंडली गुजरे हुए पोइट्स को फॉलो करे। अगर वो ऐसा करता है तो ये सिर्फ इमिटेशन होगा उन चीज़ों का जो ऑलरेडी मौजूद है, और फिर कहता है कि काम में नॉवल्टी होना चाहिए, मतलब कि गुजरे हुए पोइट्स को स्टडी करके उनसे गाइडेंस हासिल करना चाहिए कि उन ग्रेट पोइट्स ने किस तरह अपना काम को ग्रेट बनाया है। ट्रेडिशन इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इट कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय हार्ड लेबर। दिस लेबर इज़ द लेबर ऑफ नोइंग द पास्ट राइटर्स। It is the critical labor of sifting the good from the bad and of knowing what is good and useful. यहाँ पर
टी.एस. इलियट का मानना है कि ट्रेडिशन का लफ्ज़ को देखा जाए तो ये किसी को विरासत में नहीं मिलती बल्कि सख्त मेहनत से हासिल किया जा सकता है। और सख्त मेहनत यह है कि गुजरे हुए पोइट्स का बखूबी मुतालिया करना और इसके साथ साथ ये भी इल्म होना चाहिए कि अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा। Emphasizing further the value of tradition, Eliot points out that no writer has his value and significance in isolation. To judge the work of the poet or an artist, we must compare and contrast his work with the works of poets in the past. ट्रेडिशन कंसेप्ट पर जोर देते हुए इलियट ने कहा कि राइटर या आर्टिस्ट की अहमियत या वैल्यू आइसोलेशन में नहीं होता, क्योंकि अगर हम किसी पोइट का काम को जज करते हैं तो उसका काम गुजरी हुई पोइट से कंपेयर और कंट्रास्ट करने के बाद पता लगेगा कि उसका काम कितना अच्छा है। Eliot's conception of tradition is dynamic one. According to his view, tradition is not anything fixed or static. It is constantly changing, growing and becoming different from what it is. इसका मतलब है कि ट्रेडिशन का कंसेप्ट इलियट के मुताबिक बहुत डायनेमिक है और वो समझता है कि ट्रेडिशन कोई फिक्स्ड या स्टैटिक नहीं है और टाइम गुजरने के साथ साथ ग्रो करता है और इसके साथ साथ चेंज भी होता है। A writer in the present must seek guidance from the past, but just as the past directs and guides the present, so the present alters and modifies the past. इसका मतलब है कि प्रेजेंट राइटर को चाहिए कि वो गुजरी हुई राइटर से गाइडेंस हासिल करे और फिर कहता है कि जिस तरह पास्ट राइटर्स का काम मौजूदा काम को गाइड और चेंज करता है, तो इसी तरह मौजूदा राइटर गुजरी हुई राइटर्स के काम भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि मौजूदा राइटर्स को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके नक्श कदम पर नहीं चले, बल्कि उनसे गाइडेंस हासिल करके कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं अपने काम में। Eliot regards the whole European literature from Homer down to his own day as forming a single literary tradition which a man of letters should painstakingly acquire. This tradition is not a dead one, it continues and lives in the present. When really a good work of art is produced, this tradition is modified to some extent, however little. इसका मतलब है कि इलियट का मानना है कि लिटरेचर होमर से लेकर आज तक ये एक ट्रेडिशन है। आसान अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि उसका मानना है कि होमर से लेकर आज तक वो ट्रेडिशन जारी है और ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो मौजूदा काम में ज़िंदा है। और फिर कहता है कि होमर से लेकर अब तक वो ट्रेडिशन जारी है वैसे, लेकिन जब उन कामों से बेहतरीन काम प्रोड्यूस हो जाए तो तब उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, इस इसे के फर्स्ट पार्ट में हमें ये मालूम हुआ कि ट्रेडिशन से मुराद थी टी.एस. इलियट ये समझता है कि मौजूदा राइटर को चाहिए कि वो गुजरी हुई राइटर से गाइडेंस हासिल करें और फिर कहता है कि बेहतरीन काम वो होगा जिसमें गुजरी हुई पोइट्स का असर मौजूद हो। Well, as you came to know about the first part of this essay, let's move and discuss the second part of the essay. T.S. Eliot rejected the Romantics theory that all art is basically an expression of the artist's personality, and that the artist should create according to the dictates of his own inner voice. Inner voice means a writing as one wishes. Reacting against subjectivism of the Romantics, Eliot advocated his famous theory of the impersonality of poetry. इस इसे के सेकेंड पार्ट में इलियट रोमांटिक थ्योरी को रिजेक्ट करता है, जो ये मानते हैं कि आर्ट आर्टिस्ट की पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन होता है और आर्टिस्ट को चाहिए कि वो अपनी इनर वॉइस के मुताबिक आर्ट प्रोड्यूस करें। इनर वॉइस का मतलब है कि जिस तरह वो चाहे उसी तरह आर्टिस्ट आर्ट प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जो रोमांटिक्स के सब्जेक्टिविज़म है, ये इलियट उसके ख़िलाफ़ जाते हैं और अपना एक थ्योरी पेश करता है और वो है इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री। ही रिजेक्ट्स रोमांटिक सब्जेक्टिविज़म and emphasizes the value of objective standards. It was realized that man is not perfect, and hence perfect art cannot result from merely the artist following his inner voice. Some sort of guidance, some discipline, some outside authority was necessary to save art from incoherence and emptiness. इसका मतलब है कि इलियट सब्जेक्टिविज़म को रिजेक्ट करता है और ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देता है, क्योंकि वो समझता है कि इंसान परफेक्ट नहीं है,
तो वो किस तरह अपना इनर वॉइस इस्तेमाल करके एक परफेक्ट आर्ट पैदा करेगा। तो यहाँ पर वो रोमांटिक्स के ख़िलाफ़ जाता है, क्योंकि रोमांटिक समझता है कि हर एक आर्टिस्ट को अपनी इनर वॉइस के मुताबिक आर्ट पैदा करना चाहिए। लेकिन इलियट कहता है कि कुछ गाइडेंस, कुछ डिसिप्लिन या एक आउटसाइड अथॉरिटी होना चाहिए आर्टिस्ट के लिए, ताकि आर्ट को एम्प्टीनेस से बचाया जा सके। असल में वो कहना ये चाहता है कि आर्ट को ख़राब होने से बचाया जा सके, मतलब कि आर्ट के लिए एक मायार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हर एक अपना इनर वॉइस इस्तेमाल करके आर्ट में मुदाखलत कर सके। Rejecting the romantics theory and the romantic tradition, he emphasizes that the classics achieved elegance and dignity. This shows Eliot's appreciation of order and completeness of classical poetry, qualities which he tried to achieve in his own practice as a poet. इसका मतलब है कि रोमांटिक्स के थ्योरी और ट्रेडिशन को रिजेक्ट करते हुए इलियट ने इस बात पर जोर दिया कि क्लासिक ने अपने काम में शाइस्तगी और एक आला मुकाम हासिल किया है। तो इलियट ने न सिर्फ क्लासिक्स की तारीफ़ की है, बल्कि इसके साथ साथ एज अ पोइट उन्होंने अपनी शायरी में भी उनको फॉलो करने की कोशिश की है। The classics achieved this form and balance, the order and completeness only because they were provided by the past tradition. Basically reacting against Wordsworth's theory that poetry is spontaneous overflow of powerful feelings, recollected and tranquility. Eliot advances this theory, the theory of impersonality, and says, poetry is not turning loose of emotion but an escape from emotion. It is not expression of personality but an escape from personality. और फिर कहता है कि क्लासिक ने ऑर्डर और कंप्लीटनेस हासिल किया था। असल में उन्होंने गुजरी हुई पोइट्स को फॉलो किया था और इसके साथ साथ उनको एक ट्रेडिशन दिया गया था। असल में वो वर्ड्सवर्थ थ्योरी के ख़िलाफ़ जाते हैं, जो मानते हैं कि पोइट्री इज़ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन, रिकलेक्टेड एंड ट्रंक्विलिटी। तो इलियट इनके जवाब में एक थ्योरी पेश करता है और वो है द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, और उसमें कहता है कि पोइट्री पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी है। पोइट्स इमोशन एंड पैशन मस्ट बी depersonalized. He must be impersonal and objective as a scientist. The personality of the artist is not important. The important thing is his sense of tradition. He must forget his personal joys and sorrows, and he must absorb in acquiring a sense of tradition and expressing it in his poetry. The mind of the poet is like the catalytic agent. It is necessary for new combination of emotions and experiences to take place, but it does not undergo any change during the process of poetic combination. यहाँ पर इलियट कहता है कि पोइट के इमोशंस और पैशंस को डीपर्सनलाइज होना चाहिए और साइंटिस्ट की तरह गैर जानबदार होना चाहिए, और फिर कहता है कि आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी ज़रूरी नहीं होती बल्कि सेंस ऑफ ट्रेडिशन ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए आर्टिस्ट की अपनी ज़ाती गम व खुशी बुलाना चाहिए, और फिर हमें मिसाल से समझाने की कोशिश करता है कि आर्टिस्ट का माइंड कैटालिटिक एजेंट की तरह होना चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए इमोशंस और एक्सपीरियंस को कंबाइन किया जाता है, लेकिन इसमें कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।